अर्थशास्त्र परिचय करते हैं कि अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, जिस प्रकार किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का ज्ञान उसकी प्रकृति एवं उसके संबंधों से पता चलता है, ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र के ज्ञान के अध्ययन के लिए उसकी प्रकृति और उसके विभिन्न विभागों से संबंधों की जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। मतलब देखो, हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़े तो हमको उसके बारे में पता होगा। जैसे बाइक ले लो, बाइक के बारे में हमको पता है कि क्लच दबाएंगे तो क्या होगा, एक्सीलेटर खींचेंगे तो क्या होगा, गियर मारेंगे तो क्या होगा, कब गियर मारना है कब नहीं मारना है, ब्रेक कब मारना है, टायर है तो क्यों है, उसके बारे में हमें पता होता है। ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र को समझने के लिए उसके जो भाग होते हैं उन भागों का हमें ज्ञान होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे कोई सी भी बात है, जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि ये किस काम का है, हम कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें पूर्णतः उसकी विषय वस्तु हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बिना विषय वस्तु के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये विषय किस प्रकार का है। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। बेटा, भारत में जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को सोने की चिड़िया या भारतीय अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के नाम से क्या थी, प्रचलित थी। विश्व भर में भारत के चर्चे होते थे। भारत को किस नाम से जानते थे, सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। राज्य अपनी वित्त व्यवस्था अपने साधनों से कर लेते थे। राज्य को ऋण और घाटे का सामान्य परिस्थितियों से सामना नहीं करना पड़ता था। विभिन्न राज्यों में राजस्व प्रणाली एवं प्रजातंत्र प्रणाली का मिश्रित रूप प्रचलन था। राज्य व्यवस्था के संचालन में सहयोग के लिए प्रजा के द्वारा निर्वाचन प्रतिनिधियों की समिति होती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं बेकारी का प्रवेश नहीं हुआ था। किसी भी सभ्यता के विचार केवल उसी सभ्यता तक ही सीमित नहीं होते, अपितु एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में स्वतः प्रवेश कर जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के अनुरूप विचारों में परिवर्तन आवश्यक होता है, पर मूलतः विचार उपयोगी बने रहते हैं। तो अर्थशास्त्र प्राचीन समय था, उस अर्थशास्त्र में यह था कि जो राज्य थे वो राज्य के जो निवासी थे उनके द्वारा जो आय थे उस आय पर डिपेंड थे कि जो टैक्स होगा उस टैक्स के माध्यम से राज्य अपनी व्यवस्थाएं पूर्णतः करेगी। अर्थशास्त्र की अगर बात करो बेटा, तो अर्थशास्त्र से आशय क्या होता है, ये लैटिन ये ग्रीक भाषा के इकोनॉमिक शब्द है। इंग्लिश में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक के नाम से जाना जाता है और वही इकोनॉमिक्स को ग्रीक भाषा के दो शब्द ओकोस एंड नोमोस से बना हुआ है। दो शब्द OIKOS एंड OMOS, दो शब्द, और उन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, अर्थशास्त्र बना है। इन दोनों का अर्थ होता है परिवार। ओकोस का मतलब होता है परिवार, हाउस होल्ड, और नोमोस का अर्थ है प्रबंध, अर्थात सीधा सा है परिवार प्रबंधन। इसका प्रबंधन करना परिवार, परिवार किस प्रकार चलेगा, कहाँ से आय होगी, कितना खर्च होगा, कितना खर्च नहीं होगा, खर्च होगा तो कितना खर्च करेंगे, इन सब बातों को क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। उसके बाद ही हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बेटा, जब दो शब्द लिए, उन दो शब्दों से हमने क्या बनाया, एक पूरा का पूरा शब्द। तो छोटे छोटे से भाषा कौन सी थी, तो बोले ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका सीधा सा मतलब होता है परिवार नियोजन। अर्थशास्त्र का उपयोग सीमित साधनों से अधिकतम मित व्यय द्वारा घर खर्च के प्रबंध के अर्थ में भी किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो इच्छाएं होती है वो तो अनलिमिटेड है, अनंत तक चलने वाली है, फिर भी हम उसको छोटा करके क्या करते हैं, हमारे कार्य को पूरा कर देते हैं। वही क्या होती है, अर्थशास्त्र होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कम करके जो कम पूंजी है उस पूंजी में भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर ले, वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र।
इच्छाएं तो अनंत है कि नहीं है, सबकी इच्छाएं अनंत है, आपकी, मेरी, आपकी, सब। अभी आपको अगर A7 मोबाइल लाना है और आपके फ्रेंड के पास A7 की बजाय कोई बड़ा होना, तो आप कौन सा लेने की इच्छा करोगे? A7 या A8? जैसा न्यू फीचर्स उसमें आते जाएंगे, न्यू मॉडल आएगा ना, आप उस न्यू मॉडल की लोगे। आपको एक्सल गाड़ी ला दी और आपके किसी फ्रेंड ने पल्सर ले ली, तो आपकी इच्छा क्या होगी? उस पल्सर की, लेकिन मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास पूंजी कम है, तो मैं उस एक्सेल में भी क्या हूँ? संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। वही क्या होता है? अर्थशास्त्र होता है, जहाँ पर व्यक्ति कम पूंजी में भी अपने आप को क्या कर ले? सेटिस्फाई कर ले, वो अपने परिवार नियोजन, परिवार प्रबंधन को बड़ी आसानी से समझ सके, बड़ी आसानी से अपने परिवार को चला सके, वही अर्थशास्त्र होता है। क्लियर है? अर्थशास्त्र की परिभाषा की मैं बात करूं तो बेटा, अर्थशास्त्र को किसी एक परिभाषा से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र को मैं कभी भी एक परिभाषा से परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा हर व्यक्ति की अपनी अलग इच्छाएं होती है, हर व्यक्ति अलग प्रकार से सोचता है। जब सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, तो मैं कैसे किसी एक परिभाषा से अर्थशास्त्र को परिभाषित कर पाऊंगा? क्योंकि कोई व्यक्ति कोई संपदा मानता है तो कोई धन को महत्व देता है, कोई साधनों को महत्व देता है, तो कोई सिर्फ नॉलेज को महत्व देता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र की परिभाषा एक ही बात में पूर्णतः दे पाऊँ, असंभव। अर्थशास्त्र दो शब्दों के अर्थ से बना हुआ है। अर्थशास्त्र से आशय धन एवं शास्त्र का धन एवं शास्त्र का अर्थ विवेचना से होता है, अर्थात ये कि धन की विवेचना करना। किसकी विवेचना करना? धन की। हम अभी तक जितनी बात करें किससे रिलेटेड है? बोले धन से। किससे रिलेटेड थी? धन से। जहाँ पर धन की विवेचना हो, जहाँ पर पूंजी की विवेचना हो, वो अर्थशास्त्र होगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि परिवार प्रबंधन करना, तो परिवार प्रबंधन में भी क्या चीज आएगी? धन आएगा कि नहीं आएगा? पूंजी आएगी या नहीं आएगी? जब तक हमारे पास धन नहीं है, हम किसी भी कार्य को नहीं कर। धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था की कला है। अगर बेटा हम हमारे शब्दों में बात करें, तो घर और परिवार को चलाने की जो कला है, परिवार को चलाने की जो कला है, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। जिस कला के माध्यम से हम हमारे परिवार को या हमारे घर को चलाते हैं, उसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। किसी भी शास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता इसलिए होती है कि कम शब्दों में अध्ययन की उक्त शाखा की विषय वस्तु, क्षेत्र एवं प्रकृति की अभिव्यक्त कर सके। परिभाषा हमारी इस जिज्ञासा की पूर्ति करता है। बता देखो, बिना परिभाषा से भी काम हो जाता है, लेकिन अगर परिभाषा ना दे तो हम को हमारी जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को क्या नहीं कर पाएंगे? पूरा नहीं कर पाएंगे, हम पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ तक। हमें उसकी प्रकृति देखनी है, तो उसकी प्रकृति देखेंगे पूर्णतः, उसकी प्रकृति तक जाएंगे, तब तक हमें बहुत समय लग जाएगा। उतना समय नहीं होता है, इसलिए हम परिभाषा के माध्यम से ही हमारी जो जिज्ञासा होती है, हमारी जो इच्छा होती है, उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है। अर्थशास्त्र विकसित नहीं है बेटा, ऐसा है विकास है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी इच्छाओं पर आधारित है। तो हमारी इच्छाएं ना दिन प्रतिदिन, यहाँ से प्रारंभ करो, शून्य से प्रारंभ करोगे ना, क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हाँ, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ से प्रारंभ किया? शून्य से। कहाँ से प्रारंभ किया? शून्य से। और गए कहाँ तक? ये विकासशील है कि नहीं? विकसित हुआ क्या? विकसित मतलब एक स्थान पर आकर के हो जाना, ठहर जाना, रुक जाना। लेकिन हम तो क्या है? शून्य से प्रारंभ कर रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं।
जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्यों रुक गए? क्या हम एक ही स्थान पर आकर खड़े, यहाँ रुके क्या, यहाँ रुके क्या, यहाँ रुके क्या, यहाँ रुके क्या, कहीं रुके नहीं, और अभी तो आगे भी शायद जाएंगे, आगे भी क्या करेंगे, जाएंगे। इस पूरी जो क्रिया है, इस क्रिया को भी अर्थशास्त्र के मध्यनजर से देखा जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अर्थशास्त्र विकासशील विषय है, ऐसा विषय है विकासशील, जो लगातार क्या करता है, प्रगति करते चलता रहता है। अतः ऐसी परिभाषा देना जो सदा के लिए इसके विषय के क्षेत्र को निश्चित कर दे अत्यंत कठिन है। मैं ऐसी परिभाषा नहीं दे सकता कि जो फिक्स हो जाए। हम कभी बोलते हैं ना कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, कभी बोलते हैं कि अर्थशास्त्र मानव विज्ञान और मानव जीवन का शास्त्र है, अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। क्योंकि जैसे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, हमारे चारों तरफ पर्यावरण को पर्यावरण कहते हैं, है पर्यावरण है ना कि नहीं है? हमारे चारों तरफ फैला हुआ वातावरण तो पर्यावरण ही कहेंगे। लेकिन हम ये क्या कहेंगे कि अर्थशास्त्र क्या, तो धन का शास्त्र अर्थशास्त्र है, क्या पूरे अर्थशास्त्र में धन की बात हो रही है? पर्यावरण की बात है, पर्यावरण की बात हो रही है ना, हमारे चारों तरफ फैले हुए। अब वो घर भी हो गया है, संस्कृति भी हो गई है, हवा भी हो गया है, पानी भी, मिट्टी भी, सब आ गए। लेकिन मैं ये कहूँ कि धन का शास्त्र ही अर्थशास्त्र है, तो ये संभव नहीं है। अर्थशास्त्र में धन के अतिरिक्त भी मानव व्यवहार की कल्पना की जाती है, उसकी चर्चा की जाती है। आप सोचो कि सिर्फ मानव की ही बात हो, धन की बात नहीं हो तो संभव नहीं है। आप सोच लो कि धन की बात हो, मानव की बात नहीं हो, तो वो भी संभव नहीं है। जहाँ अर्थशास्त्र होगा वहाँ पर दोनों की बात होगी। अर्थशास्त्र में कभी ऊपर भी जाएंगे, कभी उतार होगा तो कभी चढ़ाव भी होगा, कहा जाता है। अर्थशास्त्र कभी एक समान नहीं होता है। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर आज तक उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो सकी। इसलिए प्रोफेसर जेकब वाइन ने कहा कि अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्री, जो अर्थशास्त्री जो करे, जिस प्रकार से उसको परिभाषित करे, जिस प्रकार से व्यक्ति उसको समझे, वही क्या होगा, अर्थशास्त्र होगा। देखो घर को चलाने वाले हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से चलाते हैं, तो वो तो अर्थशास्त्री ही ना, परिवार प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, तो वो अपने अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग उसे चला रहे हैं। कोई व्यक्ति किस प्रकार से चला रहा है, दूसरा किस प्रकार से चला रहा है। तो जो उसे समझे, जो करे, वही क्या हो जाता है, अर्थशास्त्र हो। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना अति आवश्यक है। यदि परिभाषाओं से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सीमित नहीं किया गया तो अर्थशास्त्री पूर्ण स्वतंत्र होकर इस विषय का दुरुपयोग करेंगे। तो श्रीमती बारबरा बुटक आई और उन्होंने कहा, जहाँ कहीं भी 6 अर्थशास्त्र एकत्रित होते हैं वहाँ उनके 7 मत बन जाते हैं। बारबरा बुटक एक अर्थशास्त्री और इनका बहुत ही अच्छा मत कि जब कभी भी 6 अर्थशास्त्री एक साथ इकट्ठा होंगे तो वहां पर 6 प्रकार की परिभाषाएं नहीं बनेगी, वहां पर 7 प्रकार की परिभाषाएं बनेगी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। देखो, राम ने परिभाषा दी, श्याम ने दी, लखन ने दी, गणेश ने दी, सरस्वती ने दी, सीता ने दी, 6 ने दी। अब इन सबकी एक परिभाषा बना दी। 6 तो इन्होंने दी और एक कहां से आ गई? इनके जो मत थे उन मत से क्या बन गई? परिभाषा। तो जब कभी भी 6 अर्थशास्त्री एक साथ इकट्ठा होंगे, वहां कितनी परिभाषा बन जाएगी? 7 परिभाषा। अलग अलग प्रकार के 7 मत निकलेंगे। कितने मत निकलेंगे? 7 मत। अर्थशास्त्र को व्यवहार की दृष्टि से नहीं, सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से मैं बात करूं तो बेटा अर्थशास्त्र को हमने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। किसको बांटा? अर्थशास्त्र को। पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र को हम 4 भागों में बांट रहे हैं। 4 भाग में सबसे पहला है धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं। कौन सी परिभाषाएं? धन का शास्त्र मानने वाली
परिभाषाएं प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर जेपी से और प्रोफेसर वॉकर के द्वारा दी गई ये परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को कहा जाता है धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं। कौन सी परिभाषाएं? धन का शास्त्र मानने वाली परिभाषाएं। दूसरे प्रकार की परिभाषा होगी कल्याण संबंधित परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पेंसन, प्रोफेसर चैपमैन और प्रोफेसर कैनन के द्वारा ये परिभाषाएं दी गई। तीसरी परिभाषाएं होगी दुर्लभता कमजोरी संबंधित परिभाषाएं, जिसको प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर मिल्टन, प्रोफेसर स्ट्रिगल, प्रोफेसर कॉर्नक्लास ने दी है। जबकि अन्य परिभाषाओं में विष्णुगुप्त शर्मा, प्रोफेसर मेहता एवं जी बोकेरो, ये भारतीय अर्थशास्त्री, इनके द्वारा दी गई ये अर्थशास्त्र की परिभाषाएं अन्य परिभाषाओं में सम्मिलित होती है। सबसे पहले बात करेंगे आज हम प्रोफेसर एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं। इनके जीवन की बात करूं मैं तो प्रोफेसर एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड किरवेल्डिंग नामक स्थान पर हुआ। पिता न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? ऑक्सफोर्ड नामक विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई समाप्त की। इन्होंने वर्ष 1751 में ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशक्ति के प्रोफेसर बने। इनके द्वारा 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी गई। इन्हें एक उपाधि मिली, उस उपाधि में इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है, फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एडम स्मिथ होंगे, जिसे फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। 27 जुलाई 1790 में इन्होंने इस भूमंडल, इस भूलोक से विदा ले ली, इनका निधन हो गया। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहते थे, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ साइंस, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ कहते थे कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। एडम स्मिथ पूर्णतः उनकी ये मान्यता थी कि अर्थशास्त्र में सिर्फ धन की ही बात होती है, इसके अतिरिक्त किसी और की बात नहीं होती है। प्राचीन अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। जो प्राचीन समय के अर्थशास्त्री थे, ये धन को अधिक महत्व देते थे। इन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ प्रमुख थे, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी एडम स्मिथ ने ही कहा था। एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा। इन्होंने 1776 में राष्ट्रों को धन का राष्ट्र या राष्ट्रों का परिचय नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें वेल्थ ऑफ नेशन नामक इनके द्वारा लिखा गया, जहाँ पर इन्होंने समस्त राष्ट्रों का जो वर्णन किया था वो धन संबंधित वर्णन इनके द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि मानव हित तथा प्रगति के लिए अधिकाधिक धन की उत्पत्ति तथा प्राप्ति ही अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। का कहना था कि प्रगति तब ही होगी जब धन होगा, अधिक मात्रा में धन होगा तो बड़ी आसानी से क्या होगी? प्रगति होगी। ये कौन कहते थे? एडम स्मिथ कहते थे। इनके विषय थे राज्य, अर्थव्यवस्था, और इनके इसी ज्ञान के कारण इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता था। कुछ और अर्थशास्त्री जो धन संबंधी थी परिभाषा देते थे, उसमें जेपी से ये कहते थे कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान या धन है जो संपत्ति की विवेचना करता है
प्रोफेसर वाकर कहते थे कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा जो धन से संबंधित हो। आचार्य चाणक्य ने कहा कि ऐश्वर्य और आनंद की जड़ धन है। और नासो विलियम सीनियर के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्री द्वारा वर्णित विषय सामग्री सुख नहीं धन है। ये मानते थे कि व्यक्ति का चाहे जितना सुख प्राप्त हो, वो सुख सिर्फ कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो सुख प्राप्त होता है धन से। धन के बिना व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। ये प्रमुख परिभाषाएं थी। एडम स्मिथ के बारे में बताया कि धन का शास्त्र क्यों कहा जाता है। शेष जो विशेषताएं होगी वो हम अगले वीडियो में